हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एबीसी एग्रो क्लासेस। तो जैसा कि पिछले दोनों वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो क्रैश कोर्स है वो 8 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो आप सभी उस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ जेट आईसीआर के इस क्रैश कोर्स के बैच में बने रहिए। तो जैसा कि पिछले 2 क्लासों में अपन ने जो टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक क्या था? सबसे पहले हमने सेल के बारे में, प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस के बारे में देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा? हमने देखा क्वांटम नंबर्स के बारे में। अभी क्वांटम नंबर्स के ही जस्ट आगे उसका जो लिंक टॉपिक है वो है अहबाउ प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हर्न्स रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसका भी एक क्वेश्चन हमेशा आपके जेड के या आईसीआर के पेपर में देखने को मिलता है। और जिस तरीके से हमने क्वांटम नंबर को पढ़ा था कि क्वांटम नंबर क्या होता है, कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के बारे में जो बताता है वो क्या होता है? क्वांटम नंबर। लेकिन उस इलेक्ट्रॉन को भरते कैसे? एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको कि जैसे मैंने ये तो बता दिया कि ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इस शेल में प्रेजेंट है, इस सब शेल में प्रेजेंट है, इस सब शेल के भी इस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। लेकिन उनको भरने का भी तो एक तरीका है। जैसे मैंने आपको एक घर का एग्जांपल दिया था कि एक प्रॉपर घर जहाँ बना हुआ है वो घर का एड्रेस क्या है? शेल है। उस घर के अंदर जिस फ्लोर में हम रहते हैं वो फ्लोर क्या है? सब शेल है। उस पर्टिकुलर फ्लोर के अंदर भी हम जिस रूम में रहते हैं वो रूम क्या है हमारा? वो पर्टिकुलर रूम हमारा ऑर्बिट है, ऑर्बिटल है। उस ऑर्बिटल के अंदर क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। अच्छा, अब ये भी तरीका पता होना चाहिए कि उस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाता है। उन इलेक्ट्रॉन को भरने का एक रूल होता है, एक तरीका होता है, एक डिसिप्लिन होता है। उस रूल को हम क्या बोलते हैं? आहबाउ प्रिंसिपल। अच्छा, ये 3 नाम लिखे, इनका मतलब ये तीनों अलग अलग लॉ नहीं है। ये तीनों आहबाउ प्रिंसिपल के अंदर ही आते हैं। कौन सा? आहबाउ प्रिंसिपल एक सुपीरियर प्रिंसिपल है, उसके अंदर 3 उसके सब पार्ट से सब रूल है। कौन कौन से रूल है? एक तो है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक है हंट्स रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और एक है N+L रूल, या जिसको बोरी रूल भी कहा जाता है। ये 3 रूल उसके अंदर है। तो इन तीनों रूलों को मिला के आहबाउ रूल बनता है। इसका मतलब अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछेगा, आगे अपन डिस्कस करेंगे किस तरीके से पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को यही से स्टार्ट करते हैं। आपने जिस तरीके से हमारे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, इसी तरीके से आपका आगे भी बहुत प्यार मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ओके, आप भी हमें सपोर्ट कीजिए। हम भी आपके लिए पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज भी ला रहे हैं। हम भी आपके लिए पर्टिकुलर क्वेश्चन की सीरीज भी ला रहे हैं। बट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे एग्जाम में 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रेगुलर आता है और सिंपली वो क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, वो सारे क्वेश्चन आपको इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पर्टिकुलर क्लास में कराए जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो मेन चीज जो हम पढ़ेंगे आज, क्या पढ़ेंगे? आहबाउ प्रिंसिपल या आहबाउ लॉ। ठीक है, किस तरीके से पढ़ेंगे देखिए। आहबाउ प्रिंसिपल के बारे में देखते हैं। आहबाउ प्रिंसिपल बेसिकली होता क्या है? जैसे मैंने आपको उसके बारे में बताया था कि पर्टिकुलर कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन बताने के लिए हम क्वांटम नंबर्स का उपयोग करते हैं। वैसे ही जो आहबाउ प्रिंसिपल होता है, इस आहबाउ प्रिंसिपल के अंदर पर्टिकुलरली इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा वर्ड है। ये एक जर्मन शब्द है। कौन सा शब्द है? ये एक जर्मन शब्द है। इसका नॉर्मली मीनिंग होता है, इस आहबाउ का मतलब होता है, वो मतलब होता है फॉर्मेशन। क्या मतलब होता है इसका? फॉर्मेशन। अच्छा, फॉर्मेशन किस चीज का? जब अपन फॉर्मेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। किसकी बात करूँ मैं? फॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? फॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। भाई फॉर्मेशन तो होता है मतलब, लेकिन जब मैंने इसको केमिस्ट्री में, स्पेशली जब अपन क्वांटम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, के बाद इसकी बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब अपन किसकी बात कर रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ये भी क्वेश्चन कितनी बार सिंपल क्वेश्चन है, पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है कि आहबाउ प्रिंसिपल क्या होता है या कहाँ से लिया गया है? तो आहबाउ प्रिंसिपल जो है वो जर्मन शब्द है, जो जर्मन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? इसका मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको बहुत सिंपल बेसिक चीज़ थी, समझ में आ गई। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि जो आहबाउ प्रिंसिपल है, ठीक है, आहबाउ प्रिंसिपल किस तरीके से देखेंगे इसको, देखिए। आहबाउ प्रिंसिपल, इस आहबाउ प्रिंसिपल के अंदर, ठीक है, इसके अंदर 3 प्रिंसिपल है। क्या है? इसके अंदर 3 रूल है। क्या है इसके अंदर?
तीन रूल है। इन तीन रूल की हेल्प से अपन इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में भरते हैं। इसका मतलब मुझे क्या ध्यान रखना है, इसका मतलब जब ये तीनों लॉ अपन समझ लेंगे, सबसे पहले एक एक लॉ को समझेंगे और एक एक लॉ के क्वेश्चन भी देखेंगे, फिर उसके बाद अपन देखेंगे कि तीनों लॉ को मिला के क्या बनता है, आबो प्रिंसिपल। इसका मतलब अपन को तीनों लॉ को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से अपन देखेंगे आबो प्रिंसिपल के अंदर कितने हैं, तीन रूल है। कितने रूल है, तीन रूल। तो जब अपन तीनों रूल को स्टडी कर लेंगे तो हम देखेंगे कि इन तीनों रूल की मदद से अपन किसी भी सबशेल के ऑर्बिटल्स के अंदर क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को पढ़ते हैं। तो बड़े ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कैसे, देखिए, इसका फर्स्ट है क्या है, इसका जो फर्स्ट रूल है वो रूल क्या बोलता है, पाउली, क्या नाम है, पाउली एक्सक्लूसिव, क्या कह सकते हैं, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इसका सेकंड रूल है वो है हंस रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हंस रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। थर्ड जो इसका है, जो इसका थर्ड पॉइंट है, पहला क्या, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सेकंड है हंस रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। जो इसका जो थर्ड है वो है N+L, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, N+L रूल, और इसको क्या कहते हैं, बोर बेरी रूल भी कहा जाता है। पहले तीनों जो रूल है, तीनों जो लॉ है, उनको अलग अलग पढ़ेंगे, फिर तीनों को मिला के अपन देखेंगे कि पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर कैसे पढ़ते हैं। मैं तीनों को एक चार्ट बना के पर्टिकुलर डिफरेंशिएट कर दूंगा, जिससे आपको इजीली चीज समझ में आ जाएगी। ये मेरी गारंटी है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने के बाद कोई भी क्वेश्चन आपका इवन क्वांटम नंबर्स का हो या आबो प्रिंसिपल से रिलेटेड हो, कोई भी गलत नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट की तरफ मूव करते। तो तीनों देख लिया आपने, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देख लिया, ठीक है, हंस रूल देखा, और N+N रूल, इन तीनों के बारे में डिटेल पढ़ते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या पढ़ेंगे अपन, पाउली एक्सक्लूजन इसका फर्स्ट पॉइंट जैसे मैंने लिखा था, फर्स्ट पॉइंट क्या है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो उसके बारे में पढ़ रहे, फर्स्ट पॉइंट के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आबो के अंदर ही जो फर्स्ट रूल है वो ये है, क्या नाम है फर्स्ट का, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं इसके अंदर क्या बोलता है, ये प्रिंसिपल या ये लॉ या ये रूल क्या बोलता है कि किसी भी एक ऑर्बिटल के, ठीक है, किसी भी एक ऑर्बिटल के अंदर जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन होता है, किसी भी एक ऑर्बिटल के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं, कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं, कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। इसका क्या मतलब रहा, जैसे मैं बताता हूं, क्या बताया मैंने पहले, किसी भी एक ऑर्बिटल के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम जो नंबर है, क्या है, क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन हमें याद नहीं करनी क्योंकि ये क्लासरूम है, तो मेरे को पर्टिकुलर एक डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूं मैं आपको,
कि अभी अभी हमने हमारा टेलीग्राम चैनल भी बना दिया है। उस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे ये जितनी भी क्लासेस मैंने आपको ली है, मेरी थर्ड क्लासेस से जितनी भी क्लासेस ली उसकी सारे की पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो अभी आपके क्योंकि एग्जाम पास आ गए, आपको कुछ नोट नहीं करना है, आपको बस क्लास में ध्यान से सुनना है और सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको समझा दी कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके सारे क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते, देखते हैं अपन उसको। बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैसे? जैसे मान लिया कि मेरे पास कोई ये एक ऑर्बिटल है, जैसे मेरे पास ये हीलियम है। क्या है? हीलियम। इस हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2। क्या होगा? 1s2। तो ये क्या होगा? ये कौन सा ऑर्बिटल होगा? 1s। इस 1s के अंदर मैंने दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? भर दिया। ठीक है, वो दो इलेक्ट्रॉन को भर दिया। अच्छा, ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये भी दूसरा है। अब इन दोनों के बारे में देखते हैं, इन दोनों के बारे में सारे क्वांटम नंबर्स को देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले n की बात करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करें तो देखो कौन सा अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, तो अपन ने क्या लिखा? कौन सा है ये? 1s है। कौन सा है? 1s। तो मैंने क्या बताया कि सब शेल के आगे जो नंबर लिखा होता है वो क्या होता है? वो किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। जहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो गया? n। मतलब n क्या हो गया? 1। तो अपन ने क्या लिख दिया? 1। अच्छा, L क्या होगा? L मैंने बताया L क्या होता है? L की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0 to n-1। यानी कि अगर मेरे पास क्या है, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही एक है तो मेरे पास L की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। क्यों? क्योंकि n क्या हो गया? 1। इसकी जगह मैं 1 रखूंगा तो 1 - 1 क्या होगा? 0। तो 0। अगर n की जगह 2 होता तो क्या होता? 2 - 1 1। इसका मतलब मेरा जो L होता है वो क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है और 1, 0 और 1 दोनों होगा। और n = 3 होगा तो 0 1 2 ये तीनों होंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मेरे पास L क्या होगा? 0। अच्छा, जब L 0 है तो M भी क्या होगा मेरे पास? 0। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था? M क्या होता है? M होता है -L2 + L। क्या होता है? -L2 + L। जब L ही 0 है तो M भी क्या होगा? 0। भाई अगर L की वैल्यू 1 होती तो -1 0 और +1 3 होता, क्योंकि -L2 क्या होता? +L। और अगर बाई चांस L की वैल्यू 2 होती तो क्या होता? -2 -1 0 +1 +2 इस तरीके से होता। जब L की वैल्यू 0 है तो M भी क्या होगा? 0। इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत और डिटेल देखना हो, उसको मैंने इससे जस्ट पहले क्वांटम नंबर की वीडियो अपलोड की है, उसको देखिए। अच्छे से क्वांटम नंबर को डाल दिया है। आपके जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है, सिर्फ जेट और ICR नहीं, फूड सेफ्टी ऑफिसर या और भी जो केमिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम है, क्वांटम नंबर तो हर एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप उस वीडियो को देखिए। ओके, L कितना है? 0 to n-1। M कितना है? -L2 + L। कोई डाउट नहीं है इसमें। आगे की तरफ मूव करते हैं। n = 1, L = 0, M = 0। अच्छा, आगे किससे मूव करेंगे? n हो गया, L पता पड़ गया, M पता पड़ गया अपन को। और आगे देखते हैं किसके बारे में देखते हैं? S के बारे में देखते हैं। लास्ट कौन सा? स्पिन क्वांटम नंबर बचता है। कौन सा क्वांटम नंबर बचता है? स्पिन क्वांटम नंबर बचता है। स्पिन क्वांटम नंबर में क्या देखेंगे? अच्छा, मैंने क्या बताया? नॉर्मली क्या होता है? +1/2 और -1/2। अपन ने मैंने क्या बताया? चैप्टर स्टार्ट होने से पहले अपन ये मान के चलेंगे कि जो स्पिन क्वांटम नंबर है, प्लस वाले को +1/2 को मैं कैसे मानूंगा? ये होगा तो +1/2, या फिर इसको मैं मान लूंगा क्लॉकवाइज, ताकि मेरे को कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। सिंपल। ठीक है। और अगर -1/2 होगा तो मैं इसको क्या बनूंगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे उल्टा है, इसे मतलब अपोजिट डायरेक्शन में इसके, और क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं +1/2 लिखूंगा, क्या लिखूंगा? +1/2। तो इसके लिए क्या होगा? n तो इसके लिए भी 1 होगा, L इसके लिए भी क्या होगा? 0, क्योंकि अभी 1s है तो n क्या होगा? 1। L क्या होगा? 0। मैंने भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। M भी इसके लिए क्या होगा? 0। लेकिन इसके लिए S क्या होगा? -1/2। इसका मतलब तीन क्वांटम भले सेम ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में प्रेजेंट है? मतलब एक ही घर के, एक ही फ्लोर के, एक ही कमरे में प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी ये दोनों सेम क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों की स्थिति, दोनों की डायरेक्शन क्या है? उल्टी है। जैसे दोनों का जो स्पिन है क्या है? स्पिन अलग अलग है। कैसे स्पिन अलग अलग है? देखिए, n = 1 दोनों के लिए सेम है, L = 0 दोनों के लिए सेम है, M = 0 दोनों के लिए सेम है। लेकिन S है, एक की क्या है? +1/2, या फिर मैं क्या कह सकता हूँ? क्लॉकवाइज। तो दूसरे की क्या है? -1/2, क्या कर सकता है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, देख लिया आपने? क्लियर। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को आपने अच्छे से समझ लिया। कुछ भी नहीं है, सिंपल से इस प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल में एक बात कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनकी चारों
कि या फिर कह सकते हैं किसी भी ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी सेम नहीं हो सकती। बड़ी सिंपल सी बात है, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपने 1s2 कर लिया, 2s में होगा, 3s में होगा, किस में प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रॉन? उसका n सेम होगा, l सेम होगा, m क्या होगा? सेम होगा। लेकिन एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो एक अगर क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, एक +1/2 है तो दूसरा क्या होगा? -1/2। इसलिए कभी भी किसी भी ऑर्बिटल के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं सेम नहीं हो सकती है। इस चीज को अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट रूल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है? नेक्स्ट रूल है हमारा पाउली के, हो गया पाउली। उसके बाद अपन क्या देखेंगे? हर्न्स। कौन सा देखेंगे? हर्न्स रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये रूल क्या बोलता है? पाउली ने तो बोल दिया कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जो भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, उन दोनों इलेक्ट्रॉनों की कभी भी जो चारों क्वांटम नंबर्स है वो सेम हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? वो अपन अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ये एक रूल अपन को याद हो गया। अच्छा, ये दोनों अलग अलग रूल है, इनके मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये रूल हंट्स वाला और n+n तीनों मिला के क्या बनते हैं? आप जब लास्ट में अपन इलेक्ट्रॉन बनेंगे तो अपन इन तीनों रूल को ध्यान में रख के ही इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? फील करना है। ओके, स्टार्ट करो इस हंट्स रूल को। हंट्स रूल को कैसे पढ़ेंगे भाई? हंट्स ने हमको बताया कि जब भी इस रूल के अकॉर्डिंग, जब भी किसी सबशेल के अंदर, किसके अंदर? जब भी किसी सबशेल के ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, क्या? जब भी किसी सबशेल के ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तब पेयरिंग तभी की जाती है जब क्या हो सकता है? जब सारे जो एक ही स्पिन के सारे इलेक्ट्रॉन है वो सारे ऑर्बिटल्स में फिल हो चुके हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, कैसे समझा सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये मेरे पास p ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है? p ऑर्बिटल। ये p सबशेल है। क्या है? p सबशेल। इस p सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होंगे मेरे पास। 3 ऑर्बिटल कौन से होंगे? एक तो होगा px, एक होगा pz, जैसे मैंने आपको बताया था, एक होगा py, मान लिया इसको। ठीक है, मान लिया तीनों को। ओके, अच्छा, अगर मेरे पास मुझे इलेक्ट्रॉन बनने, क्या बनने? इलेक्ट्रॉन। अगर मेरे पास पहला इलेक्ट्रॉन आता है तो मैं इसको ऐसे भरूंगा, दूसरा आता है तो मैं इसको ऐसे भरूंगा, तीसरा आता है तो मैं उसको क्या भरूंगा? ऐसे भरूंगा। मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये डायरेक्ट इधर पढ़ दूं। नहीं, पहले मेरी कोशिश क्या रहेगी? पहले मेरी कोशिश रहेगी कि मैं तीनों जो ऑर्बिटल में एक एक मतलब सेम स्पिन के। ऐसा भी नहीं होगा कि मैंने जैसे मैंने इसको सीधा पढ़ दिया, इसको अपोजिट स्पिन का पढ़ दिया, इसको वापस एक ही स्पिन पढ़ दिया। नहीं, ये ऐसा नहीं चलेगा। तीनों कौन से स्पिन के होने चाहिए? एक ही स्पिन के होने चाहिए। तो ये जैसा कि आपको समझ में आ गया। अब इसको अपन थोड़ा सा डेफिनेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। ओके, डेफिनेशन की फॉर्म में लिखिए कि इस रूल के अकॉर्डिंग जब भी किसी सब शेल के, या जब भी किसी सब शेल के ऑर्बिटल में, जब भी किसी सब शेल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो क्या? जब इस रूल के अकॉर्डिंग जब भी किसी सबशेल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तब सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल्स में भरे जाएंगे। ठीक है, सारे ऑर्बिटल्स में भरे जाएंगे। और इसको इसको और दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में? कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो पेयरिंग तभी की जा सकती है, पेयरिंग तभी की जा सकती है जब सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स सारे ऑर्बिटल्स में फील
समझे मेरी बात को? क्या मैंने क्या बताया रूल्स, कि इस रूल के अकॉर्डिंग जब भी किसी सबशेल के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो पेयरिंग तभी की जाती है जब सेम स्पिन के सारे ऑर्बिटल्स, सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल्स में क्या कर लिए जाते हैं, फिल कर दिए जाते हैं। मैंने आपको पी ऑर्बिटल के एग्जांपल से समझा दिया। और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे पी वाला वापस देख लेते हैं। पी वाला एग्जांपल कैसे देखेंगे, जैसे मेरे पास ये पी सबशेल है, इस पी सबशेल के मेरे पास क्या है, 3 ऑर्बिटल है। इन 3 ऑर्बिटल को मैं कैसे भरूंगा, सेम स्पिन से बढ़ना है तो मेरे को तीनों की सेम स्पिन रखनी पड़ेगी। अगर मैं डी में बढ़ना चाहता हूं तो, अब मैं डी में बढ़ना चाहता हूं पहला इसको भरूंगा, इसको भरूंगा, इसको भरूंगा, इसको भरूंगा, इसको भरूंगा, तभी पेयरिंग कर सकता हूं। अच्छा, सिर्फ मैं इसी स्पिन में नहीं बढ़ सकता हूं, अगर मुझे अच्छा लगे तो मैं इसको इस तरीके से भी बढ़ सकता हूं, 1 2 3 4 और 5। स्पिन में क्लॉकवाइज भी रख सकता हूं, स्पिन में एंटी क्लॉकवाइज भी रख सकता हूं। इसमें भी सेम मैं ऐसे ही कर सकता हूं, मैं चाहूं तो इनकी स्पिन एंटी क्लॉकवाइज भी रख सकता हूं। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, सारी ऑर्बिटल्स में सेम स्पिन के एक बार सारे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। ऐसा नहीं होगा कि मैंने एक तो क्लॉकवाइज भरे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें क्या कर दिया मैंने, और अगर मैंने इसमें ऐसे भर दिया, एंटी क्लॉकवाइज भर दिया, 2 तो मेरे पास क्लॉकवाइज हो गए, एक क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसको मैं सही मानूंगा। इसकी एक और सही कंडीशन क्या हो जाएगी, जब मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक जैसे, ये क्या होगी, सही कंडीशन, ये सही है। नहीं, ऐसा नहीं है कि पेयरिंग स्टार्ट में सिर्फ पेयरिंग की कंडीशन पूरी नहीं होनी चाहिए, सेम स्पिन के जो इलेक्ट्रॉन से सारे ऑर्बिटल्स में भरे जाने चाहिए। या तो मैं 5 एंटी क्लॉकवाइज भर दूंगा, या मैं 5 क्लॉकवाइज भर दूंगा, या मैं 5 +1/2 स्पिन के भर दूंगा, या 5 क्या कर दूंगा, -1/2 स्पिन के भर दूंगा। ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। इसको कैसे कर सकते हैं, अच्छा पाउली भी पढ़ लिया अपन ने अभी, और हंस वाला भी पढ़ लिया। पाउली और हंस दोनों पढ़ लिया अपन ने। तो पाउली और हंस अपन ने पढ़ तो लिया, अब इसका एक एग्जाम्पल से देखते हैं। कैसे देखते हैं, देखियो, जिससे अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा। कैसे बताऊंगा, कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे। और अपन ने कौन सा रूल पढ़ा, सबसे पहले पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा, फिर अपन ने कौन सा पढ़ा, हंस पढ़ा, हंस रूल्स फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी पढ़ा। उसके बाद और अल्टीमेटली ये सब किसके अंदर आते हैं, ऑफ बाउ के अंदर आते हैं, आबाउ रूल के अंदर आते हैं, आबाउ प्रिंसिपल के अंदर आते हैं। अच्छा, पहला एग्जांपल जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर मैं एग्जांपल ले आऊं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 1 2, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन भरे, और फिर मैंने भरा इस तरीके से। तो क्या ये पाउली से रिलेटेड है, या पाउली के अकॉर्डिंग सही है, हंस के अकॉर्डिंग सही है, और आबाउ के अकॉर्डिंग सही है नहीं, ये अपन को देखना है। ठीक है, क्या देखना है अपन को, जैसे मेरे पास अगर एग्जांपल क्वेश्चन में, ये मेरे पास क्वेश्चन है, क्या है ये क्वेश्चंस के क्या है, मेरे पास कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, कैसे, ये सब एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस। अगर कोई मुझसे पूछता है कि ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इस तरीके से मैंने इलेक्ट्रॉन भर रखे, कैसे भर रखे देख लीजिए, इस तरीके से मैंने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रखा है, भर फिल कर रखा है। अब कोई मुझसे पूछता है कि पाउली के अकॉर्डिंग ये सही है क्या, आबाउ के अकॉर्डिंग ये सही है क्या, हंस के अकॉर्डिंग सही है क्या, आबाउ के अकॉर्डिंग सही है क्या, ये अपन को देखना है। तो पाउली ने क्या बोला, पाउली ने बोला कि किसी भी एक ऑर्बिटल के अंदर, क्या किसी भी एक ऑर्बिटल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनकी चारों क्वांटम संख्या सेम नहीं हो सकती। उसने सिर्फ इतनी सी बात बोली। तो पाउली की इतनी सी बात को अपन को ध्यान रख के क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्या बोला, अगर क्वेश्चन में देता है, अगर ये कॉन्फ़िगरेशन क्वेश्चन में दे रखा है और पूछता है कि अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये सही है या गलत है, ये पूछता है अपन को, कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो क्या पाउली के अकॉर्डिंग करेक्ट है क्या, देख लेंगे। पाउली ने बोला कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर, ये अपना एक ऑर्बिटल है, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर चारों जो उसके इलेक्ट्रॉन के जो चारों क्वांटम नंबर्स वो अलग अलग होंगे। तो इसके चारों क्वांटम नंबर्स अलग अलग हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर इस क्वांटम नंबर का n सेम हो सकता है, l सेम हो सकता है, और क्या सेम हो सकता है, m सेम हो सकता है, लेकिन जो इसका जो स्पिन है वो क्या है, अलग अलग है। तो पाउली के अकॉर्डिंग तो ये सही है, और इसमें भी क्या है, सिंगल एक इलेक्ट्रॉन है, तो पाउली के अकॉर्डिंग तो क्या है, ये सही है। लेकिन क्या हंस के अकॉर्डिंग सही है, नहीं। हंस ने क्या बोला, सिंपल हंस ने क्वेश्चन बोला, या सिंपल हंस ने एक रूल दिया। हंस ने बोला कि मैं तभी पेयरिंग स्टार्ट कर सकता हूं कि जब मैं सेम स्पिन के सारे जो है इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे ऑर्बिटल्स में फिल कर दूं। तो क्या इसमें सारे ऑर्बिटल्स में फिल हो गए, नहीं, ये ऑर्बिटल तो खाली है। तो इसका मतलब इन्होंने पेयरिंग कैसे स्टार्ट कर दी, तो हंस के अकॉर्डिंग क्या है, ये गलत है। आबाउ के अकॉर्डिंग सही है, गलत है। क्यों भाई, जब आबाउ के अकॉर्डिंग ये तीनों रूल आते हैं, तो जब अगर तीनों रूल फॉलो होंगे तभी तो आबाउ सही होगा।
पाउली के अकॉर्डिंग सही हो सकता है, हंस के अकॉर्डिंग तो गलत है। और आप के अंदर क्या आते हैं, ये दोनों रूल आप बहु के अंदर ही आते हैं, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये रूल को भी आप बहु को भी फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, सेकंड एक एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में लेता हूं। ठीक है, ये ले लिया एग्जांपल। पाउली के अकॉर्डिंग सही है नहीं है, हंस के अकॉर्डिंग है, अबोव के अकॉर्डिंग, तीनों के अकॉर्डिंग देखना। पाउली ने क्या बोला था, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन इलेक्ट्रॉन की चारों जो क्वांटम संख्या सेम नहीं हो सकती है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या सेम है, स्पिन भी दोनों की क्या है, सेम है। एन एल और एम तो सेम है ही है, स्पिन भी क्या हो गई, सेम हो गई। जब स्पिन भी सेम हो गई तो पाउली को क्या फॉलो नहीं करेगा, पाउली को फॉलो नहीं करेगा। लेकिन हंस ने क्या बोला था कि सेम स्पिन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे ऑर्बिटल में बढ़े, इन्होंने सब +1/2 के तीनों ऑर्बिटल में बढ़ दिए, उसके बाद पेयरिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, उसके बाद पेयरिंग। तो उसके बाद पेयरिंग हुई, उसके रूल को फॉलो किया। अच्छा, इसने ये थोड़ी बात बोला क्या हंस ने कि मतलब कि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होने चाहिए, ये तो पाउली ने बोला था। उसके अकॉर्डिंग तो भाई तीनों में बढ़ने हैं सेम स्पिन के, तीनों में सेम स्पिन के भरे। उसके बाद क्या कर ली, पेयरिंग कर ली। अब पेयरिंग भले सेम स्पिन को या अपोजिट की हो, उससे हंस को कोई मतलब नहीं है। हंस के अकॉर्डिंग तो तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और उसके बाद क्या हुई, हमने पेयरिंग कर दी। तो हंस के अकॉर्डिंग तो क्या है, ये सही है। लेकिन आप बहु के अकॉर्डिंग है क्या, नहीं। क्यों, आप जब ये दोनों सही होंगे और n+l का फॉलो करेगा तभी किसके अंदर सही होगा, आप बहु के अंदर सही होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। उस एग्जांपल में अपन इस तरीके से देखेंगे कि देखिए, ये पाउली के अकॉर्डिंग सही है क्या, नहीं। पाउली ये देखते हैं दोनों सेम स्पिन के, अगर किसी भी ऑर्बिटल के अंदर अगर आपने दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के देख लिया, इसका मतलब पाउली के हिसाब से तो गलत है। अच्छा, गलत लगा दिया। क्या हंस के हिसाब से भी सही है क्या, नहीं। हंस ने क्या बोला, तीनों ऑर्बिटल में कम से कम एक एक इलेक्ट्रॉन, तो मतलब तीनों ऑर्बिटल में सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, उसके बाद आप पेयरिंग स्टार्ट करो। ठीक है, तो इसमें तीनों ऑर्बिटल में है क्या सेम स्पिन के, नहीं। इन्होंने तीनों ऑर्बिटल में सेम स्पिन के बढ़ने से पहले क्या कर दी, पेयरिंग कर दी। तो हंस और पाउली और हंस दोनों के हिसाब से गलत है, और आबो के हिसाब से भी क्या है, गलत है। तो इसका मतलब क्वेश्चन में कैसा भी कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, पाउली के लिए पूछे तो आप क्या करोगे, सही गलत फाइंड कर सकते हो। हंस के लिए पूछे तो सही गलत फाइंड कर सकते हो, आबो के लिए पूछे तो सही गलत क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। अच्छा, एक चीज ध्यान रखनी है, मैंने आपको इस तरीके से अच्छे अच्छे एग्जांपल इसलिए बताया कि कितनी बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जो जरूरी नहीं है कि जो आबो के लिए गलत है, क्योंकि आबो के अंदर तो तीन चीजें हैं भाई। आबो के घर में तो 3 लोग रहते हैं, तो तीनों की बात माननी पड़ेगी उसको। तो आबो रूल्स के अंदर या आबो प्रिंसिपल के अंदर तो 3 रूल आते हैं, तो तीनों रूल फॉलो होंगे तभी तो आबो सही होगा। लेकिन हंस और पाउली के तो अपने इंडिविजुअल रो है, अपने इंडिविजुअल रूल है, तो वो तो अपने अपने रूल पे, उनको अगर अपनी चीज मिल गई किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में, वो तो हम मान जाएंगे। तो जैसे इसको इस जगह यहाँ पे पाउली को मिल गया कि चारों जो इस ऑर्बिटल के अंदर जो दोनों इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पिन अलग अलग है, तो पाउली के हिसाब से सही है। और इसकी ये तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो पाउली के हिसाब से क्या हो गया, सही हो गया। दूसरी तरफ हंस के हिसाब से क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि सभी सेम स्पिन के, मतलब सभी ऑर्बिटल के अंदर सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन भरेंगे उसके बाद ही पेयरिंग हो सकती है। तो हंस के हिसाब से क्या हो गया, ये गलत हो गया। और अगर इनमें से किसी एक के हिसाब से भी गलत हो गया तो आबो के हिसाब से तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। इस तरीके से मैंने तीनों कॉन्फ़िगरेशन, तीनों तरह के एग्जांपल आपको समझा दिए। और भी इसमें हजारों तरह के वेरिएबल बन सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं, जैसे अगर नेक्स्ट बोलूं, इसी के अंदर बोल देता हूं मैं आपको, इसी के अंदर एक और एग्जांपल की बात कर लेते। क्या एग्जांपल की बात कर लेते, इसी के अंदर जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, क्या ये पाउली को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो सेम स्पिन के, बाकी सिंपल फिल है, उससे कोई पाउली को कोई लेन देना नहीं। उसके लिए दोनों एक ऑर्बिटल के अंदर जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो क्या होने चाहिए, अपोजिट स्पिन के होने चाहिए, अपोजिट है। अच्छा, हंस के लिए फॉलो कर रहा है, हाँ, पहले तीनों सेम स्पिन के भरे, उसके बाद क्या की, पेयरिंग स्टार्ट की। हंस के अकॉर्डिंग भी सही है। जब इन दोनों के अकॉर्डिंग सही है तो आप वो रूल को भी क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, तो तीनों सही। ठीक है, इस तरीके से और भी बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल और दूं आपको, अगर इस तरीके से दे, इस तरीके से दे, इस तरीके से दे,
ये एग्जांपल दे दे। अब बताओ ये पाउली के हिसाब से फॉलो करता है क्या? नहीं। ये देखते हैं अपन को पता पड़ गया पाउली के हिसाब से फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं फॉलो करता है? क्यों? क्योंकि तीनों जो इस वाले के अंदर जो दोनों जो प्लस है +1/2 +1/2, इसके अंदर क्या है? b +1/2 +1/2। और अपन जानते हैं कि चारों किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके चारों क्वांटम नंबर क्या हो सकते हैं? सेम नहीं हो सकते। तो पाउली के हिसाब से ये क्या होगा? नहीं मानेंगे। अच्छा, हर्ट्ज के हिसाब से ओके है क्या? हर्ट्ज ने बोला कि पहले सेम स्पिन के सारे ऑर्बिटल में भर दो, उसके बाद पेयरिंग करो। पेयरिंग कैसे भी कर सकते हो, पेयरिंग सेम स्पिन में भी कर सकते हो, अपोजिट स्पिन में भी कर सकते हो। तो पाउली के हर्ट्ज के हिसाब से क्या हो जाएगा? ये सही हो सकता है। लेकिन आबो के हिसाब से क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि अगर एक भी रूल फॉलो नहीं हुआ तो आबो के हिसाब से तो गलत होगा, क्योंकि आबो के अंदर क्या है? तीनों रूल इसके अंदर क्या है? इंक्लूड है। ठीक है, तो इस तरीके से पाउली, हर्ट्ज और आबो, ठीक है, क्योंकि आबो के अंदर तो ये सब रूल आते हैं, तो पाउली को पढ़ना पड़ेगा, हर्ट्ज को पढ़ना पड़ेगा, n/l को पढ़ना पड़ेगा। इन तीनों रूल को फॉलो करके क्या बनेगा? आबो प्रिंसिपल। तो तीनों को अलग अलग लेवल में डिफरेंशिएट कर दिया, अच्छे से चार्ट की फॉर्म में समझा दिया। बड़े ध्यान से देखना, अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में बताइए मुझे, नहीं तो वापस वीडियो को पॉज कीजिए, वापस रिवाइज कीजिए। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट रूल देखेंगे। नेक्स्ट रूल तीसरा क्या बोलेगा? n+l रूल, या n+l, या इस रूल को क्या कर सकता हूं मैं? बोर बेरी रूल भी बोलता हूं। कौन सा रूल बोलता हूं? बोर बेरी रूल भी बोलता हूं। n+l या बोर बेरी रूल भी, इसको मैं क्या कर सकता हूं? बोलता हूं। अच्छा, बोर बेरी रूल बोलता हूं मतलब पहले आप इसको देखो कैसे, कि ये क्या कहता है? ये कहता है कि जब किसी सबशेल में इलेक्ट्रॉन फील किए जाए, इलेक्ट्रॉन क्या कर जाते हैं? फील किए जाते हैं, तो पहली कंडीशन क्या आएगी? पहली कंडीशन जब किसी भी सबशेल में इलेक्ट्रॉन फील किए जाते हैं, तो पहली कंडीशन क्या ध्यान रखनी है? जिस सबशेल की n+l की वैल्यू कम हो, उसमें सबसे पहले हम क्या भरेंगे? इलेक्ट्रॉन। उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फील किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं? फील किए जाते हैं। समझे आप मेरी बात को? क्या पॉइंट समझाना चाह रहा हूं मैं आपको, कि जब भी किसी सबशेल में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं तो सबसे पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना होता है? जिस सबशेल की n+n वैल्यू कम हो, उसी में क्या होता है? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। अच्छा, अगर किसी दो ऑर्बिटल की n+l वैल्यू सेम होगी तब, तो या जब किसी दो सबशेल की n+l वैल्यू सेम होगी तो इसमें लिखेंगे जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक सबशेल की n+l वैल्यू सेम हो, तो n+n वैल्यू सेम हो तो फिर इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे? जब दो या दो से अधिक सबशेल की n+l वैल्यू सेम हो तो इलेक्ट्रॉन उस सबशेल में भरे जाएंगे, जिसकी n की वैल्यू क्या होगी? जिसकी n की वैल्यू कम होगी। ठीक है, दोनों समझे आप? पहला पॉइंट क्या समझा? जिस सबशेल की n+l की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसी में भर जाएंगे। उसके बाद अगर जिन दो या दो से अधिक सबशेल की n+n की वैल्यू भी सेम होगी तो फिर क्या करोगे आप? फिर हम करेंगे कि जिसकी, अगर n+l की वैल्यू सेम है तो देखेंगे कि जिसकी n की वैल्यू कम है,
इसकी एन की वैल्यू कम है। जैसे मैंने बताया कि जैसे अपन अब आगे एग्जांपल में देखते हैं, जैसे फिर पूरा इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये मेरे पास है सबशेल लिया मैंने, क्या लिया, कोई सबशेल लिया, ठीक है, ये सबशेल बनाया मैंने। फिर एक तरफ मैंने लिया एन की वैल्यू, फिर मैंने लिया एल की वैल्यू, फिर मैंने लिया एन प्लस एल। मुझे यही तो देखना है, ठीक है, इन तीनों को मैं देख लूंगा, इस तरीके से देखूंगा, देखना। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ सबसे पहले मैं बना लेता हूँ। जैसे मैंने सबसे पहले बात की 1s की, किसकी बात की, 1s की, फिर मैं बात करूंगा 2s की, फिर 1s 2s क्या होगा 2p, फिर क्या होगा 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 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 के बाद क्या आएगा 5s। इस तरीके से पूरा आगे चलता रहेगा, आपको ज़्यादा आगे नहीं चलना, आपको इन्हीं में समझ में आ जाएगा। क्या देखा अपन ने, 1s देखा, उसके बाद क्या देखा 2s, उसके बाद क्या देखा 2p, उसके बाद क्या देखा 3s, उसके बाद क्या था 3p, उसके बाद क्या था 3d, उसके बाद क्या था 4s, उसके बाद क्या आएगा 4p, उसके बाद क्या आएगा 4d, उसके बाद क्या आएगा 4f, और फिर क्या आएगा लास्ट में 5s। इस तरीके से आएगा। अच्छा, अब इसमें n की वैल्यू देख लो, इसमें क्या देख लो l की वैल्यू, फिर n प्लस n की वैल्यू देख लेंगे। तो 1s के लिए n की वैल्यू क्या होगी, मैंने क्या बताया, किसी भी सबशेल के आगे जो नंबर लिखा होगा वो नंबर क्या होगा, n की वैल्यू को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करता है, तो n की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी 1। अच्छा, यहाँ पे s है, s के लिए l क्या होता है, l का मान क्या होता है, s के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0, और 1 n प्लस l क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तब 1 आएगा। अच्छा, 2s की बात करेंगे, 2s के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2s, सबशेल के आगे जो नंबर लिखा हुआ वही क्या होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैंने आपको बता दिया। एक बार वापस बता देता हूँ, जैसे अगर मैं ये लिखता हूँ कि 3p, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ये है मेरे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और p मेरे पास क्या है सबशेल, इस सबशेल की वैल्यू, p की सबशेल की वैल्यू क्या होती है 1। इस तरीके से अपन देखते हैं, ठीक है। 2s में क्या देख लिया, 2 क्या है प्रिंसिपल n है, और s क्या है इधर 0, l है, तो s के लिए l की वैल्यू क्या होगी 0, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा 2। अच्छा, 2p के लिए बात करेंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और p के लिए l की वैल्यू क्या होगी 1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 3। 3s की बात करेंगे, 3s के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, s की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3। आ गए दोनों n प्लस l की वैल्यू सेम आ गई। इस तरीके से आपको सारे जो पॉइंट मैंने आपको लिखा है वो सारे पॉइंट इसमें आ जाएंगे, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया, सारा पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लेते 3p के लिए देखें, n की वैल्यू क्या है 3, p की वैल्यू क्या है 1, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 4। अच्छा, 3d के लिए मैं देखूंगा तो n की वैल्यू क्या हो गई 3, d के लिए मेरे पास l की वैल्यू क्या हो गई 2, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 5 आ गया मेरे पास 5, बड़ी सिंपल चीज है अभी तक। अच्छा, 4s के लिए देखूंगा तो मैं n की वैल्यू क्या हो गई 4, s की वैल्यू क्या हो गई 0, दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा 4। ओके, नेक्स्ट देखता हूँ, इसकी वैल्यू क्या हो गई 4। अच्छा, p की वैल्यू क्या होती 1, और इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 5। अच्छा, 4d के लिए n की वैल्यू क्या हो गई 4, d के लिए l का मान क्या हो गया, l की वैल्यू क्या होगी 2, इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 6 आएगा मेरे पास। अच्छा, 4f के लिए बात करता हूँ, 4f में n की वैल्यू क्या हो गई 4, f की वैल्यू क्या होगी 3, इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 7। ओके, 5s की बात करूंगा तो n की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई 5, s की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई l की फॉर्म में 0, इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 5 आएगा मेरे पास। अच्छा, 5 आ गया, तो इस तरीके से मेरा पूरा चार्ट बन गया। अच्छा, अब मुझे n प्लस एल के फॉर्म में या n प्लस एल के अकॉर्डिंग या बोर बेरी रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को मेरे को ये देखना है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में भरे जाएंगे, वो देखना है मेरे को। अच्छा, तो देखते हैं, देख ले सबसे पहले किसमें भर जाएंगे। मैंने क्या बताया, n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जिस सबशेल की n प्लस एल वैल्यू क्या होगी सबसे कम होगी उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पढ़ने। अगर आपको जहां पे दिख रहा है n प्लस एल वैल्यू क्या है बराबर है, तो फिर वो देखना है कि जिसकी n की वैल्यू कम है उसमें बढ़ने। देख लो, इनमें सबसे कम n प्लस एल की वैल्यू किसमें है, फर्स्ट वाले में 1s में, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन अपन किसमें भरेंगे 1s में भरेंगे। अच्छा, उसके बाद किसमें भरेंगे, उसके बाद अपन को आगे चलना, फिर उसके बाद अपन भरेंगे 1 के बाद दूसरा सबसे n प्लस एल की वैल्यू कम किसकी है 2s की है, तो उसके बाद अपन किसमें भरेंगे 2s में भरेंगे, फिर उसके बाद अपन किसमें भरेंगे 3। अच्छा, अब देखो n प्लस एन की वैल्यू मैंने क्या बोली कम में भरेंगे, तो सबसे पहले अपन ने देखा n प्लस एल की वैल्यू 1 है, तो सबसे कम क्या है 1, तो 1 वाला कौन सा है 1s, तो 1s में भरा। फिर उसके बाद n प्लस एल की वैल्यू दूसरी कम कौन सी है 2,
तो 2 वाला कौन सा है 2s, तो 2s में भरा। फिर अपन ने देखा कि 2p के लिए भी n प्लस एल की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 है, और 3s के लिए भी n प्लस एल की वैल्यू मेरे पास क्या है 3। तो दोनों की विद 3 है, तो पहला पॉइंट तो उससे अपन सोल्व कर नहीं पाएंगे, तो दूसरा पॉइंट की तरफ आएंगे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है अपन को n प्लस एल का, कि जिस सब शेल की अगर n प्लस एल के योग जो है वो बराबर हो, या n प्लस एल का जो सम करने के बाद जो वैल्यू सेम आए, उसके बाद जिस सब शेल का जो n की नंबर हो या n की वैल्यू हो वो कम होगी, उसमें भरेंगे। तो इन दोनों में से n की वैल्यू किसमें कम है, ये 2p है और ये 3s है। तो 2p के अंदर मतलब n की वैल्यू इधर कितनी है 2 और इधर कितनी है 3, तो n की वैल्यू कम किसमें 2p में, तो पहले क्या भरेंगे 2p, पहले 2p भरेंगे, फिर उसके बाद क्या भरेंगे 3s, ये भरेंगे। समझ में आ गया, n प्लस एल की वैल्यू तो सेम है, बट n की वैल्यू 2p के लिए क्या है 2 और 3s के लिए क्या है 3, तो अपन ने पहले किसको भरा 2p को भरा, उसके बाद किसको भरा 3s को भरा। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम हमेशा रटते हैं, रटना नहीं है, हमको हमेशा सीखना है। एग्जाम में कभी भी ऑर्बिटल पूछ लेंगे तो आपको बस n प्लस एल लगाना है, n क्या है और l जो है ये, इन दोनों को जोड़ लो, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे उसमें, तो सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, और जिसमें n प्लस एल की वैल्यू सबसे कम है उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बढ़ देंगे। ठीक है, इस तरीके से। फिर 3s के बाद नीचे चलो, 4 क्या है 3p भी है और 3d भी है, लेकिन अपन पहले किस पे जाएंगे 3p पे जाएंगे। तो 3s के बाद अपन क्या फिल करेंगे 3p। अच्छा, 3p के बाद में फिर अपन देखेंगे मैं 3d भर सकता हूं, नहीं 3d क्यों नहीं भर सकता हूं 3p के बाद में, कि 3d की n प्लस एल की वैल्यू मेरे पास क्या है 5, और वही 4s की n प्लस एल की वैल्यू क्या है मेरे पास 4। मैंने क्या बताया, सबसे पहली पॉइंट ही ये देखना है कि जिसकी n प्लस एल वैल्यू कम है उसमें क्या भरना है अपन को, इलेक्ट्रॉन भरना है उस ऑर्बिटल के अंदर। तो इन दोनों में से किस ऑर्बिटल की n प्लस एल वैल्यू कम है 4s की, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए अपन सबसे पहले 3p के बाद में किसको भरेंगे 4s, उसके बाद किसको भरेंगे 3d को भरेंगे। ठीक है, उसके बाद किसको भरेंगे 3d को भरेंगे, 3p के बाद क्या भरेंगे 4s, उसके बाद 3d। यही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो जितने भी डी ब्लॉक जो एलिमेंट है क्या है, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट है उनका आप कॉन्फ़िगरेशन देखते हो वो क्या होता है 4s2 3d1 4s2 3d2 4s2 3d3। जैसे टाइटेनियम का पूछे, ठीक है, टाइटेनियम का क्या होता है 4s2 3d2। ठीक है, अगर कोई मुझे पूछे कि क्रोमियम का क्या होगा, क्रोमियम क्या होता है 24, तो 4s2 3d4। कोई मुझे पूछे वेनेडियम का क्या होगा 4s2 3d3। कोई मुझे पूछे मैग्नीज का क्या होगा 4s2 3d5। तो मैं कैसे लिखता हूँ 4s2 पहले क्यों पढ़ता हूँ, अब मुझे समझ में आ गया। अभी तक हम सिर्फ रट रहे थे कि पहले 4s2 3d 4s2 3d, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो 4s की n प्लस एल वैल्यू होती है वो कितनी होती है 4 के बराबर, और वही 3d की n प्लस एल की वैल्यू क्या होती है 5 होती है। तो ज़्यादा है, ज़्यादा है, जब ज़्यादा है तो मुझे पहले किसको भरना पड़ेगा, जिसकी n प्लस एल वैल्यू कम है तो मैं पहले किसमें भरूंगा 4s में भरूंगा। 3d के बाद मैं किसमें भरूंगा, 3d के बाद 3p भी हो गया मेरा, 3d भी हो गया 4s भी हो गया। अच्छा 4p की वैल्यू भी 5 है और 3d की वैल्यू भी 5 है, लेकिन पहले मैंने 3d क्यों भरा, क्योंकि उस 3d का n क्या है 4p से क्या है कम है। तो जब दोनों n प्लस एल की वैल्यूज दोनों किसी दो ऑर्बिटल के लिए सेम हो तो क्या देखते हैं, जिसकी n की वैल्यू कम हो उसमें क्या बढ़ते हैं पहले इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, उसके बाद मैं 4p लिखूंगा, है ना, क्योंकि ये जो 3 है n और इधर n क्या है 4, जो 3 वाला n है 4 से क्या है कम है, इसलिए पहले मैंने क्या भरा 3d भरा, उसके बाद मैं क्या भरूंगा 4p। ठीक है, 4p हो गया, फिर उसके बाद क्या भरूंगा मैं, अच्छा 4p। अब 4p के बाद मैं क्या भरूंगा 4d भरूंगा 4f भरूंगा, नहीं अब मैं क्या भरूंगा 4d तो भर दिया मैंने, 4d के बाद मैं वापस कहूंगा 5 है ना भाई, एक और मेरे पास क्या है 5s, क्या है 5s। तो आप देखो जिसको आइडिया नहीं होगा तो वो या तो गलत करेगा या रट के जाएगा, रट के क्यों जाएगा 4p के बाद वो कंफ्यूज होगा 4d भरू या 4f भरू या 5s भरू या 5p भरू, क्यों भरू आप डायरेक्ट देख लो, आप देख लो 4p में क्या था 5 था, तो 5 के बाद 6 है 7 है, इनको क्यों भरूंगा, मेरे पास ऑलरेडी 5 मिल रहा है, n प्लस एल की वैल्यू किस में मिल रही है 5s में मिल रही है, तो 5s पहले भरेंगे, उसके बाद क्या भरेंगे 4d, और उसके बाद क्या भरेंगे 4f भरेंगे। 5p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। अच्छा एक और कर लो, इसको एक बार आप मिटा लो ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। इसके बाद क्या आ गया 5s, इसमें एक वैल्यू और ऐड कर दो, इसमें एक वैल्यू क्या ऐड कर देंगे अपन, इसमें अपन एक वैल्यू ऐड कर देंगे 5s के बाद 5p भी कर सकते हैं, 5p के लिए n क्या होगा 5, p क्या होगा, p की वैल्यू क्या होगी 1, और इस p की वैल्यू 1 होते ही अपना जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा n प्लस एल की वैल्यू क्या होगी 6 हो जाएगी। ठीक है,
तो फिर इससे आपका और कंफ्यूजन हो जाएगा। फिर मेरे पास 5 आ गया क्योंकि इसकी वैल्यू क्या थी 5s। अच्छा, अब मेरे पास 5 के बाद मैं कहाँ पे जाऊंगा, 6 के बाद n प्लस एल की वैल्यू। 6 किस किस की है, 4d की भी है और 5p की भी है, लेकिन जिसकी n प्लस एल की वैल्यू अगर सेम होने के बाद मैं क्या देखता हूँ, जिसकी n का नंबर कम है उसमें भरता हूँ। तो मैं किस में भरूंगा, 4d में भरूंगा। किस में भरूंगा, 4s के बाद में 4d में भरूंगा। फिर वापस मैं किस में भरूंगा, 5p में भरूंगा, क्योंकि ये भी कितना है 6, 4f में भर नहीं सकता क्योंकि 4f कितना होता है 7। तो मैं फिर इसके बाद किस में भरूंगा, 5p में। 5p के बाद लास्ट में मैं किस में भरूंगा, 4f में भरूंगा इलेक्ट्रॉन्स को। देख सकते हैं आप कि 4f वाला सबसे लास्ट में क्यों भरा जाता है, 4f वाला, कि 4f ऑर्बिटल की जो n प्लस एल की वैल्यू होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो इस चीज का आइडिया आपको होना चाहिए। ये नहीं कि 5p देख लिया तो और 4f दोनों ऑप्शन में, और 5 तो बहुत बाद में और वो भी p है, और 4f 5s और 5p मतलब 5p तो और उससे दूर है, नहीं दूर नहीं है। इसकी n प्लस एल की वैल्यू क्या है, केवल 6 है। ठीक है, 6 है ना, n की वैल्यू कितनी है 5 और l की वैल्यू कितनी है 1, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 6। ठीक है, इसलिए अपन सबसे पहले किसको भरेंगे, 5p को भरेंगे, उसके बाद किसको भरेंगे, 4f को भरेंगे। इस तरीके से आपके पास पूरा, और आगे कितना भी लंबा आप जा सकते हो, बस आपको ये n प्लस एल का रूल आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, अब ये भी आपको पता पड़ गया कि अपन डी ब्लॉक के अंदर 4s और 3d क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि 4s की n प्लस एल वैल्यू क्या होती है, कम होती है, और 3d की ज्यादा होती है। इसलिए हम डी ब्लॉक में पहले क्या बढ़ते हैं 4s2, उसके बाद 3d के बढ़ते हैं, इसलिए वो डी ब्लॉक के अंदर आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, आपको याद होना चाहिए n प्लस एल रूल। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। n प्लस एल रूल तो हो गया अपने पास। अच्छा, n प्लस एल रूल हो गया, तो अब अपन ने क्या क्या देख लिया, अब देखना अपन ने पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल भी देख लिया, अपन ने हर्ट्ज रूल्स को भी देख लिया, हर्ट्ज रूल को भी देख लिया अपन ने, और अपन ने क्या देख लिया, n प्लस एल रूल या बोरबेरी रूल कहते हैं। इन तीनों रूल को मिला के ही कौन सा रूल बना है, आप बाऊ। बार बार मैं एक ही बात कर रहा हूं ताकि कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब अब अपन इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो अपन तीनों को अलग अलग नहीं देखेंगे, क्यों, अब भाई एग्जाम में क्वेश्चन आ गया अलग अलग पूछा कि भाई पाउली के हिसाब से कौन सा सही है, तो सिर्फ पाउली वाला एप्लीकेशन उसमें लगाएंगे। भाई मैंने आपको जैसे पहले एग्जांपल बताया था, ठीक है, कि भाई पाउली में क्या ध्यान रखना है कि जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा किस तरीके से अपन पाउली का देखना है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो पाउली का अगर सिर्फ क्वेश्चन में पाउली के बारे में पूछे तो पाउली के बारे में देख लो कि पाउली के एक्सक्लूजन रूल को फॉलो करा नहीं करा है, कि जो एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनकी स्पिन सेम है या अपोजिट है तो ठीक है, सेम है तो नहीं चलेगी। और हर्ट्ज के लिए देख लो कि सभी सेम स्पिन के एक बार सारे ऑर्बिटल में भर दो, उसके बाद आप बली पेयरिंग कर लो। अगर इंडिविजुअल पूछा जाए तो उनके रूल को फॉलो करना है, और आपको कुछ नाम नहीं दे रखा है तो हमने कौन सा है जो आबो प्रिंसिपल है वो उस आबो प्रिंसिपल को ही फॉलो करना है, क्योंकि पाउली हुआ, हंड हुआ, n प्लस एल हुआ, ये तीनों मिला के ही क्या बनते हैं, आबो रूल बनता है। तो आबो रूल, तो हम जब भी इस केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं किसी भी ऑर्बिटल में तो हम तीनों चीजों को याद रखते हैं। क्या क्या, तीनों चीजों को याद रखते हैं। कि आबो प्रिंसिपल का मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉन को फिल करना है किसी भी ऑर्बिटल के अंदर या किसी भी एलिमेंट के अंदर, आपको इलेक्ट्रॉन की उसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है तो आप आबो प्रिंसिपल को फॉलो कर दो। अगर मैंने ये वर्ड बोल लिया कि मैंने आबो प्रिंसिपल को फॉलो किया, इसका मतलब मैंने अपने कॉन्फ़िगरेशन में इन तीनों रूल्स का ध्यान रखा ऑटोमेटिकली। तो मैं बार बार इन तीनों रूल्स का नाम नहीं लेके मैं हमेशा क्या बोलूंगा, मैं आबो के हिसाब से मैं सही हूँ, आबो के हिसाब से मैं सही हूँ। इसका मतलब अगर मैंने सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब फील किया है तो मेरे पास ये तीनों रूल क्या हो रहे हैं, फॉलो हो रहे हैं। तो किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, अगले पॉइंट की तरफ। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि अपन देखते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला सोडियम, क्या बोला मैंने, सोडियम, या मैंने बोला मैग्नीशियम ले लो आप, सोडियम नहीं मैग्नीशियम ले लो। कितना है 12 24, ठीक है 12 24। अगर मैं फिल करूंगा तो कैसे फिल करूंगा, 1s2 2s2 2p6 और क्या होगा 3s2, यानी कि मैंने क्या किया, ठीक है, यानी कि मैंने सबसे पहले क्या बोला, n प्लस एल रूल को फॉलो कर दिया इसमें। n प्लस एल वाला मेरे पास कंफर्म हो गया, यहाँ पे लिख लो n प्लस एल, ओके, ठीक है। उसके बाद देख लो आपने क्या पाउली को फॉलो किया है, हाँ, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन, दोनों एक +1/2 दूसरा क्या -1/2, दोनों अपोजिट दोनों अपोजिट दोनों अपोजिट दोनों अपोजिट, पाउली वाले को फॉलो किया है, पाउली ओके। अच्छा,
पाउलियो के हंड वाले को फॉलो किया है। पहले क्या किया अपन ने, तीनों एक ही स्पिन के भरे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट की, यानी अपन ने क्या किया, हंड्स को भी अपन ने क्या किया, फॉलो किया। इसका मतलब ये तीनों फॉलो किया, इसका मतलब मैंने किसको फॉलो कर दिया, आबो को फॉलो कर दिया। इसलिए इसका मतलब मैं कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो उसमें मैं तीनों रूल को ऑटोमेटिकली फॉलो कर देता हूं। इसलिए तीनों रूल का बार बार नाम नहीं लेकर डायरेक्ट अपन क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू द आबू प्रिंसिपल मैंने अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख दिया, सही लिख दिया। ओके, अब ये मैग्नीशियम का हो गया। अब किसी डी ब्लॉक एलिमेंट का देख लो। डी ब्लॉक एलिमेंट का कैसे देख लेंगे, जैसे मैं आपको बताऊं नेक्स्ट एग्जांपल, डी ब्लॉक एलिमेंट का देख लो किसी का भी। जैसे मैंने आपको बताया टाइटेनियम का देख लो। किसका देख लो, टाइटेनियम का। टाइटेनियम का कैसे बनाओगे आप, 1s2 2s2 2p6 3s2। 3s2 के बाद मैं क्या भरूंगा, 3s के बाद मेरे पास क्या आएगा, 3p आएगा, 3p6। अब मेरे पास क्या आना चाहिए, 3d, लेकिन मैं n+l रूल को फॉलो करूंगा। n+l रूल क्या बोलता है, 3d की वैल्यू क्या होगी, 3 और d, 3 + 2 5, और 4s में क्या होगा, 4 + 0 4। इसका मतलब n+l की वैल्यू किसकी कम है, 4s की। तो 3p के बाद मैं क्या भरूंगा, 4s2, फिर मैं क्या भरूंगा, 3d2। टाइटेनियम का हो गया मेरे पास 2 4 4 + 6 10 10 और 2 12 12 और 6 18 18 और 2 20 20 और 2 22। टाइटेनियम 22 होता है मेरे पास। तो टाइटेनियम 22 का मैंने फिल इस तरीके से कर दिया। अगर कोई मुझे पूछे कि भैया आप बताओ मैग्नीज का बता दो, मुझे मैग्नीज का बता दो, मैग्नीज का बता दो, मैग्नीज का क्या होता है, 25। 25 में बढ़ लूंगा, कैसे भरूंगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, और 4s2 के बाद में मैं क्या करूंगा, 3d5 3d5 भर दूंगा। अच्छा, मैं 3d5 भर रहा हूं, इसका मतलब मैं d ऑर्बिटल में बढ़ते हुए मैंने ये फिल करते हुए n+l रूल को तो ध्यान में रख लिया। और जब भी मैं इलेक्ट्रॉन को इसमें फिल करूंगा तो पाउली के रूल को भी ध्यान रखूंगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के। अब 3d5 पे मुझे हंड का रूल भी ध्यान रखना पड़ेगा। हंड क्या बोलता है, सेम स्पिन के पहले एक बार सारे ऑर्बिटल में भर दूंगा, मैं 3d5 में इस तरीके से भरूंगा। ओके, अच्छा एक और कंफ्यूज नहीं होना, जो क्रोमियम होता है, क्या होता है, क्रोमियम 24, उसमें अपन क्या करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, अच्छा 3p6 4s2 और फिर 4s2, और अपना होना क्या चाहिए, 3d4। 24 है मेरे पास, ये तो 25 था। लेकिन ये क्या सही होता है, नहीं, ये सही नहीं होता है। सही क्या होता है वो देखते हैं अपन। सही क्या हो जाए, 4s2 3d4, ये सही है, नहीं ये सही नहीं है। ये सही क्यों नहीं है, सही क्या होगा, क्रोमियम 24, इंपॉर्टेंट नोट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 4s2 नहीं होगा, क्या होगा, 4s1, और क्या होगा, 3d5। यानी कि मैंने इस एक s जो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को उठा के कहाँ पे डाल दिया, डी में डाल दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये क्या हो गया, अगर मैं जैसे ही डी में डालूंगा तो क्या हो जाएगा, 3d5। ये 3d5 क्या हो जाएगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन 3d4। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या होता है, मोर स्टेबल होता है नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन से। तो 3d4 वाला स्टेबल होगा कि नहीं, 3d5 वाला हाफ फील्ड जो स्टेट है उसको क्या कर लेगा, अचीव कर लेगा। तो हाफ फील्ड वाला क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये याद रखना है। यहाँ तक तो कॉमन है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये तो सब भर सकते हैं। लेकिन इसके आगे वाला याद रखना है, क्रोमियम के लास्ट में क्या होता है, 4s2 3d4 नहीं होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या होता है, 4s1 3d5 होता है। 4s1 3d5 क्यों होता है, क्योंकि 3d5 मतलब अगर अपन एस के एक इलेक्ट्रॉन को अगर डी में आ जाएगा तो हाफ फील्ड जो ऑर्बिट हो जाएगी उसको अपन क्या करेंगे, ऑर्बिटल को अचीव कर लेंगे। इसलिए अपन क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को एस से कहाँ भेज देते हैं, डी में भेज देते हैं। तो अपने पास क्या हो जाता है, 3d5 कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ये एक्सेप्शन या अपवाद ये पूछा जाता है, क्योंकि हमेशा हर चीज का केमिस्ट्री में क्या होता है, रीजन होता है। अगली बात करें अपन 14, अगली बात करते हैं अपन, जैसे इसमें एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना चाहिए, कॉपर। कॉपर का कैसे, उस कॉपर को देखने से पहले आप जिंक को देख लो। क्या देख लो, जिंक। अगर मैं जिंक के लिए भरूंगा, जिंक के लिए कैसे भरूंगा, वही भरूंगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3s2 के बाद क्या आएगा, 3p6, फिर क्या आएगा 4s2, फिर क्या आएगा 3d10। अच्छा,
मैं बार बार ये पढ़ता हूँ ना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 बार बार बोलता रहता हूँ, इतना हमको लिखने की जरूरत नहीं होती है। आजकल एग्जामिनर भी स्मार्ट हो गया, वो क्या करता है कि नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता है। जैसे अब जो डी ब्लॉक वाला है, अपन किसकी बात करें, जिंक की बात करें, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जिंक का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 30 होता है। 30 से पहले मेरे पास कौन सी वो गैस आ जाती है, आर्गन आ जाती है, ऑर्गन आ जाती है। तो ऑर्गन के लिए 18 गिन लो, 2 2 4 6 कितने हो गए, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 क्या 18। तो मैं डायरेक्ट ये क्या लिख सकता हूँ, इन तीनों को जोड़ के 18, इन तीनों का सम क्या होगा 18। और ऑर्गन का जो मेरे पास परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वो भी क्या होता है 18। तो मैं बार बार इतनी पूरी पूरी लाइन लिखने की मेरी जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट इसको शॉर्ट में क्या लिख सकता हूँ, आर्गन 4s2 3d10। ऑर्गन का लिखने का मतलब क्या हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए, मुझे कोई मतलब नहीं। अब मेरे पास क्या है 19 20, 20 और 10 30 हो गए। तो हमेशा ये ध्यान रखना, आजकल एग्जामिनर एग्जाम में ये देता है और वो पूछता भी है कौन सी गैस आएगी, तो आपको देखना है कौन सी नियर बाय गैस प्रेजेंट है आपके पास उसमें। कैसे देखेंगे, ही नी और कर एक्स रन, ही नी और कर एक्स रन, कैसे, ही नी नियोन, फिर क्या होगा ही नी और कर ऑर्गन, फिर क्या होगा एक्स एक्सिन, फिर क्या होगा रन। इस तरीके से पूरी क्या होगी, ऊपर से नीचे तक क्या होगी, अपने पास नोबल गैसेस होती है। तो इस तरीके से जो भी नोबल गैसेस उस पर्टिकुलर एलिमेंट के आसपास होगी उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे, ताकि अपन को लंबा पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या नहीं करना पड़े, लिखना पड़े। तो इसलिए या तो मैं इस पूरे जिंक को इस तरीके से लिखूं, या फिर मुझे पता है कि 18 पे क्या होता है ऑर्गन होता है, तो मैं इस पूरे को गायब कर दूं और उसकी जगह क्या लिख दूं ऑर्गन। तो एग्जामिनर समझ जाता है, ये एग्जामिनर अपन को दिए तो अपन को समझना है कि इस ऑर्गन का मतलब है कि मैंने 18 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, फिल कर दिए, बाकी के जो 10 12 इलेक्ट्रॉन है वो मैंने 4s2 3d10 की फॉर्म में लिख दिए। अच्छा, ये तो एक बात समझानी थी, नियरेस्ट नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को कैसे अचीव करते हैं। ओके, फिर अब अगली बात देखते हैं कॉपर की। किसकी बात देखते हैं, कॉपर की। कॉपर क्या होता है 29, ये कैसे फिल होगा, क्या मैं इसको 1s2 2s2, अब बार बार मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं एक बार मिटा देता हूं मैंने, क्योंकि आपको समझा दिया। एक मिनट है ना, एक मिनट। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको, कॉपर के बारे में बताया था, कॉपर 29 क्या होगा 1s2 के बाद अगर 2s2 इस तरीके से बढ़ता रहूं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं पढ़ना। अब मैंने आपको ऑर्गन वाला कंसेप्ट समझा दिया, तो मैं डायरेक्ट इसमें क्या लिख सकता हूं, ऑर्गन। ऑर्गन लिखते ही मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 18 पूरे हो गए, 18, फिर 4s2 20 पूरे हो गए, 4s2 के बाद क्या भरूंगा मैं 3d9। क्या मेरे पास ये सही है, नहीं, ये सही नहीं है। क्यों, मैं इसको इस तरीके से भरूंगा, कॉपर 29 को किस तरीके से भरूंगा, ऑर्गन लिखूंगा और क्या लिखूंगा 4s2 3d10, ये 4s2 हटा दूंगा यहां से, 4s1 3d10, मैंने इस एक इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज दिया, डी वाले के अंदर। क्यों, क्योंकि 3d10 को मैं कैसे बनाऊंगा, 3d10 फुल फील्ड स्ट्रक्चर। तो क्रोमियम में क्या था, हाफ फील्ड ऑर्बिटल की वजह से स्टेबिलिटी आ रही थी, यहाँ पे क्या होगा फुल फील्ड ऑर्बिटल की वजह से क्या आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। किसकी वजह से, फुल फील्ड ऑर्बिटल की वजह से क्या आ रही है मेरे पास, स्टेबिलिटी। तो या तो मेरे को कोई रीजन पूछे, क्या रीजन पूछे कि भाई कॉपर में कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d10 क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ, क्या, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फुलफिल्ड ऑर्बिटल या फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल, फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल करना है उसकी वजह से। या फिर कोई मुझसे पूछे कि क्या ये कॉन्फ़िगरेशन सही है, ये सही है, ये सही है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में हमेशा कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है, तो आपको ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना आप, एक चीज आपको क्या ध्यान रखनी, जैसे मैंने आपको n+l रूल बताया, तो उस n+l रूल के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि जो n+l रूल होता है उसमें सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि जिस भी ऑर्बिटल की n+l वैल्यू क्या होती है, सबसे कम होती है, उस ऑर्बिटल के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं। अगर जिन 2 या 2 से ज्यादा ऑर्बिटल की n+l वैल्यू क्या है, सेम है, ऐसी कंडीशन के अंदर अपन जिसकी n वैल्यू की यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होता है उसके अंदर अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बढ़ते हैं। इसका मतलब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अपन बोल सकते हैं कि n+l
जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? स्टेबिलिटी के। और स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है? एनर्जी के। किसके होती है? एनर्जी के। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्यों हो गया? क्योंकि भाई आपको ये दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए ना कि n प्लस एल वैल्यू जिसकी कम है उसमें क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि जिसकी n प्लस एल वैल्यू कम है यानी उसकी एनर्जी क्या है? कम है। जिसकी एनर्जी जितनी कम है इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या है? उतनी ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहना पसंद करेगा? जिसकी एनर्जी कम है, जो शांत है, और जिसकी स्टेबिलिटी, जिसका स्थायित्व क्या है? ज्यादा है, इसलिए वहां पे क्या रहना पसंद करेगा? इलेक्ट्रॉन। तो जिसकी n प्लस एल वैल्यू कम होती है इसका मतलब उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी क्या होती है? कम हो जाती है। उसकी एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसकी n प्लस एल वैल्यू क्या होगी? क्या होगी भाई? n प्लस एल वैल्यू की वैल्यूबल बहुत ज्यादा है, इसका मतलब उसकी एनर्जी क्या होगी? बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना है और ध्यान रखना है कि n प्लस एल वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एनर्जी, ठीक है। इसका मतलब जिसकी n प्लस एल वैल्यू जितनी ज्यादा है उसकी मतलब n प्लस एल वैल्यू जितनी ज्यादा है मतलब उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? उतनी कम हो जाएगी। इस तरीके से आपको इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज की पर्टिकुलर क्लास में हमने देख लिया कि किस तरीके से आबो प्रिंसिपल वर्क करता है। और आबो प्रिंसिपल में अपन ने देख लिया कि आबो प्रिंसिपल के अंदर भी 3 रूल आते हैं। कौन कौन से होते हैं? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंस रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, और तीसरा जो आता है वो आता है n प्लस एल रूल या बोर-बेरी का रूल। इन तीनों रूलों को मिला के ही आबो प्रिंसिपल बनता है। तो इस तरीके से फाइनली क्या हो गया? अपन ने पूरे आबो प्रिंसिपल को पढ़ लिया। एक क्वेश्चन आता है, कितनी बार एग्जामिनर की इच्छा हो जाती है तो 2 क्वेश्चन भी डाल देता है। तो क्वांटम नंबर से जुड़ा हुआ टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। दोनों को मिला के क्वांटम नंबर और आबो प्रिंसिपल को मिला के 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आपको आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास अगर आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक कीजिए, क्लास को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ठीक है। इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पता पड़े कि हम जो जेट और आईसीआर का जो क्रैश कोर्स चल रहा है, फूड सेफ्टी ऑफिसर हुआ, कृषि परिवेशक हुआ, सारे एग्जाम में बायोलॉजी और केमिस्ट्री के जो कॉमन टॉपिक है वो आते हैं। तो आप सबको इसको पढ़ना है, ठीक है। और भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी हमने नया चैनल स्टार्ट किया, नई क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की है, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।